Hello friends, welcome to our YouTube channel Orphan Chemistry. Feel positive with chemistry and get all the solutions here. दोस्तों आज मैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियोस में हमने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा और समझा कि किस तरह से SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, उसके मैकेनिज्म क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है और काइनेटिक्स क्या है ना, इन सबों के बारे में हमने स्टडी किया। अभी हम लोग SN1 रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये वन जो है वो क्या कहलाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर। जिस तरह से SN1 रिएक्शन हम लोग देखे थे, SN2 रिएक्शन देखे थे, उसमें क्या था कि 2 जो था वो बाईमॉलिक्यूलर था और यहाँ 1 है यूनिमॉलिक्यूलर। वहाँ जो 2 जो था बाईमॉलिक्यूलर, उसका मीनिंग क्या था कि वहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है 2 स्पीसीज़ पे। और यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसी एक ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज, ओके। और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि छोटा सा बात हम बता देते हैं यहाँ पे SN2 रिएक्शन के बारे में कि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था। सबसे पहले वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स था। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हुआ कि वहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन में था वो 2 रिएक्टेंट की स्पीसीज इन्वॉल्व थे, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह रहे थे उसको। और बाईमॉलिक्यूलर भी था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था ना, ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर रहा था। मान लेते ये एक कार्बन सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर से अटैक कर रहा था और एट द सेम टाइम यहाँ से लिविंग ग्रुप लिव भी कर रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों को कंसर्टेड मैकेनिज्म मिला था और सिंगल स्टेप प्रोसेस था वहाँ पे हम लोगों का, है ना। सिंगल स्टेप प्रोसेस था और कंसर्टेड मैकेनिज्म भी था, हम लोग देख रहे थे। इसी को कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो SN1 रिएक्शन में होता है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्या होता है। चूँकि SN1 रिएक्शन जो है वो एक सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन है। सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन का मतलब हुआ सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन है ये। सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एक हम जनरल सा रिएक्शन लिखते हैं, उसमें फिर बताते हैं कि ये सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन कैसे हुआ। जैसे ये कोई हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। और ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ओके। क्लोराइड यहाँ पे मान ले कंसीडर कर ले, तो यहाँ पे X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी डाले तो, और इसकी जगह पे हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा ये, और हम लोगों को पहला स्टेप जो देगा उसके बाद हम चिंता बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा OH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन का मतलब होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे पहले क्लीवेज होगा। पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, इस पहले बॉन्ड का क्लीवेज होना है। ये क्लीवेज क्यों होता है? चूँकि ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा पोलर सॉल्वेंट भी है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से आयोनाइज कर जाएगा। जैसे ही आयोनाइज करेगा हमारा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और हम लोग जानते हैं कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो है वो RDS स्टेप होता है। और किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन का रेट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा हम लोग उस स्टेप पर टारगेट करते हैं जिस स्टेप का जो स्टेप स्लो होता है। चूँकि रेट ऑफ रिएक्शन इजीली पता चल जाएगा हम लोगों को, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वो स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा।
RDS स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा हमें समझ में आ जाएगा कि ये RDS स्टेप था। और यहाँ RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका कंसंट्रेशन का, उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ओनली इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के यानी कि इस एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करता है। हम लोग इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, डिक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि एक ऊपर से ही ओवरव्यू ले लिया कि एसेंबल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, उससे क्या क्या बातें आती है। अब हम लोग पहले चलते हैं मैकेनिज़्म पे। चूँकि हम लोग मैकेनिज़्म जान लेंगे तो हमें मैकेनिज्म से जो निचोड़ पता चलेगा कि इस मैकेनिज्म से हम लोग क्या क्या समझ पा रहे हैं, रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है, कैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ से लीव कर रहा है, लीव करने का वजह क्या है, इस सब के बारे में हम लोग मैकेनिज्म में ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है या क्या होता है? हम लोग देखे थे SN2 रिएक्शन में वो फर्स्ट एक ही स्टेप में वो पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है मैकेनिज्म के अनुसार। तो पहला स्टेप क्या कहलाता है? द फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्स हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द कार्बन हैलाइड बॉन्ड और कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड। ओके, तो पहला स्टेप क्या कहलाता है हम लोगों का कि वहाँ पहला स्टेप में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा किसका? CX बॉन्ड का। हम लोग देखते हैं यहाँ पे CX बॉन्ड का किस तरह से क्लीवेज होता है। ओके, मान लेते हैं ये कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर इसके जगह पे हम लोग X भी डाल सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये वाला स्टेप जो होता है यानी कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्लो स्टेप होगा, यानी कि RDS स्टेप होगा। इसी स्टेप पे यानी कि कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन वाले ही स्टेप पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि चूँकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा तो ओनली एक क्या बचेगा? एल्काइल हैलाइड। तो इस पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी शो करता है। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप क्या कहलाता है? दूसरा स्टेप कहलाता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जो कार्बोकेटाइन है उस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ओके, तो कार्बोकेटाइन हमारा इंटरमीडिएट जो बना था उसको एक बार हम लोग बना ले। ओके, और इस पे क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल हम लोग एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट भी ले सकते हैं या फिर सॉल्वेंट के जो आयंस होंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर लिए थे ये सोलोलाइटिक प्रोसेस है। सोलोलाइटिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो सॉल्वेंट के वजह से होता है, क्योंकि पोलर है वो और ये पोलर आयोनाइज कर जाता है बॉन्ड, और बाकी जो उस सॉल्वेंट में जो आयंस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे और कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? रिजल्ट में हमें मिलता है न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। SN2 और SN1 में मैकेनिज्म में क्या फ़र्क हम लोगों ने देखा? चूँकि हम लोग SN2 के बारे में पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं SN2 को SN1 से। तो SN2 में हम लोगों ने क्या देखा था कि फर्स्ट 2 स्टेप प्रोसेस था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें
सॉरी, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, जबकि SN2 जो था वो फर्स्ट स्टेप, एक ही स्टेप में होने वाला प्रोसेस था। यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो हमारा बना उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका चेंज हो रहा था, वाइल्ड इन्वर्जन जो हो रहा था वो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ओके, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डिपेंड कर रहा था न्यूक्लियोफाइल पे भी और सबस्ट्रेट पे भी, एल्काइल हैलाइड के सबस्ट्रेट पे भी। लेकिन यहाँ पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड करता है किस पे, RDS स्टेप पे। और RDS स्टेप में कौन इन्वॉल्व होता है, RDS स्टेप में ओनली एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है। अब बात एक और आता है यहाँ पे कि एल्काइल हैलाइड, कैसा एल्काइल हैलाइड, तो हम लोग मैकेनिज्म से ये पता कर सकते हैं कि हम लोग कैसा एल्काइल हैलाइड लेंगे जो हमारा प्रोडक्ट का यील्ड जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, more stable than 2 degree carbocation, and 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation। ये तो हम लोग जब भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा एक्सटेंट में मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। और जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेंगे तो वो SN1 रिएक्शन के बजाय SN2 रिएक्शन को फॉलो करना चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल नहीं पाएगी, तो वो SN2 रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ जो एक एल्काइल हैलाइड का स्पीसीज लेते हैं वो हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लेते हैं, क्योंकि हम लोग को डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। तो हम लोग अब इसके बारे में काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने मैकेनिज्म और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, और काइनेटिक्स के बारे में भी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। बस थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या एविडेंसेस मिला था जो हम लोग ये पुष्टि कर सकें कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यूनिमॉलिक्यूलर है। तो हम लोग जानते हैं कि एक टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग वाटर के साथ, ओके, एंड वाटर का सॉल्वेंट रहेगा, तो हम लोग अगर जो प्रोडक्ट मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग एज अ एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे और पता करेंगे कि रेट में चेंजेस करने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, ये देखिए दिए, तो ये हमारा क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और उसका एज अ न्यूक्लियोफाइल हम लोग वाटर का ये जो है वो H- है जो एज अ एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और हमारा प्रोडक्ट जो मिला वो 3 डिग्री एल्कोहल, और क्लोरीन जो है वो लिविंग ग्रुप है। ये क्या है यहाँ पे, लिविंग ग्रुप। तो चूँकि ये पोलर सॉल्वेंट है, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट। जैसे ही पोलर सॉल्वेंट, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो क्लीवेज हो जाएगा, जैसे ही क्लीवेज हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और फिर OH जो है वो अटैक कर देगा सेकेंड स्टेप पे, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा का फॉर्मेशन होगा। तो जो काइनेटिक्स वो क्या कहता है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये मैंने अपने से मन से नहीं लिख दिया, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है, अलग अलग एविडेंसेस से। वो एविडेंसेस मैं यहाँ नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सभी बोर फील करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है, सिंस हाइड्रोक्साइड आयन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द स्टेप दैट कंट्रोल्स रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वाला स्टेप पे, एंड दैट ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड आर इन्वॉल्व, सो रिएक्शन इज सेड टू बी यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो वो क्या हो जाएगा, चूँकि एक ही टर्म इन्वॉल्व होता है तो यूनिमॉलिक्यूलर है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है। तो एक छोटा सा रिएक्शन हम लोग जो डबलिंग जो कर रहे थे रेट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था वो इसमें भी करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जब भी हम लोग इसके कंसंट्रेशन को, यानी टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन को 2 गुना कर रहे थे, तो यहाँ भी रेट भी जो क्या हो रहा था वो 2 गुना हो रहा था। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे
को डिक्रीज़ कर रहे थे या फिर इसको इंक्रीज़ कर रहे थे, तो हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा था रेट पे, ठीक ना। तो हम लोग समझ जाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में। तो चूँकि एक ही टर्म्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे और अलग अलग फैक्टर्स पे जो गवर्न करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन का सबसे अच्छा यील्ड कौन सा होगा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन सभी के बारे में। ये देखिए हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के स्टडी के लिए SN1 रिएक्शन में जो किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, ये किस तरह से अटैक करता है और किस दो टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका क्या संभावना होता है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये हमारा कार्बोकेटायन जो है वो फर्स्ट स्टेप में होने वाला फॉर्मेशन जो होने वाला था कार्बोकेटायन, वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि दूसरा स्टेप में होता है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। चूँकि ये कार्बोकेटायन है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करेगा, ट्रायगोनल प्लेनर को। और ट्रायगोनल प्लेनर में क्या हो सकता है संभावना कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है ना, यानी एक ट्रायंगल के रूप में ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो वो ऊपर से भी ऐसे अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो दो संभावनाएं बन सकती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों संभावनाएं को लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, ओके, ये वाला यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक किया तो फ्रंट साइड अटैक, अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि OH यहाँ पे आके जुड़ गया। और अगर OH जो है बैक साइड से अटैक किया तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और दोनों प्रोडक्ट का बनने के चांसेस बिल्कुल इक्वल हैं, तो हमारा दोनों आपस में क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। हम लोग वहाँ पे क्या देख रहे थे SN2 के रिएक्शन मैकेनिज्म में कि वहाँ पे एक ही संभावनाएं हो रही थी। चूँकि वहाँ पे फर्स्ट स्टेप प्रोसेस था तो न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक कर रहा था उस समय लिविंग ग्रुप भी सेम टाइम में निकल रहा था, वहाँ से लिव कर रहा था। तो वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, एक ही टाइप से बैक साइड अटैक ही कर सकता था न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को पूरा आज़ादी मिला हुआ है कि तुम भैया जिधर से भी अटैक करो, बिल्कुल फ्री हो करने के लिए। तो अटैक किया तो दो टाइप की रिएक्शन, दो टाइप के प्रोडक्ट का भी संभावनाएँ आया और वो दोनों प्रोडक्ट इनएंशियोमर्स होंगे आपस में और रिएक्शन रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे। इनएंशियोमर्स तब कहलाएंगे कि हम लोग जानते हैं इनएंशियोमर्स वो होता है जब कम से कम 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। तो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ओके, ये भी कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। तो जब भी कायरल मॉलिक्यूल होगा तभी ये इनएंशियोमर्स आपस में होगा। चूँकि हम मेरा वाला कायरल मॉलिक्यूल नहीं है तो आप इसको इनएंशियोमर्स कंसिडर नहीं कीजिएगा। मैंने एक छोटा सा नोट्स भी डाल दिया है कि ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को कैरी करता है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड और बैक साइड। और ये आपस में इनएंशियोमर्स भी कहलाएंगे किस केस में, जब हमारा सबस्ट्रेट जो होगा वो कायरल होगा, ठीक है, और रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है SN1 रिएक्शन के प्रोडक्ट को। तो पहला क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। और चौथा जो लास्ट है, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग अल्काइल हाइलाइड क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में आयनाइज कर जाता है CX बॉन्ड और हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो सबस्ट्रेट जो है वहीं पे अपना काम करता है। सबस्ट्रेट क्या हुआ कि जैसे जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, हम लोग यदि सबस्ट्रेट ले लेंगे 1 डिग्री तो हमारा कार्बोकेटायन भी 1 डिग्री ही बनेगा। 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहने के लिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए हमेशा हम लोग ऐसे अल्काइल हाइलाइड लेंगे जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करे, ओके। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिफेटिक ही चाहिए, एलाइलिक भी हो सकता है, बेंजाइलिक भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन वाले सबस्ट्रेट को लेंगे, ओके। और हमें पता भी है कि
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस से देखी जाती है? हाइपर कंजुगेशन से। तो 3 कार्बोकेटाइन जो है उसके आसपास 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, यानी कि टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, और इस 9 अल्फा हाइड्रोजन से ये कार्बोकेटाइन जो है ना वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की चर्चा हम लोग जीएससी में आगे जब कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें करेंगे। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी इस 9 हाइड्रोजन के मुकाबले, और 1 डिग्री में 3 हो जाएगा तो उसकी और भी कम हो जाएगी, इसलिए हम लोग 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को लेकर चलते हैं। दूसरा बात है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, मेनली CX बॉन्ड को जो है वो आयोनाइज करवाना है। चूँकि CX बॉन्ड क्या होता है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो हम लोग इस कोवलेंट बॉन्ड को अगर ऐसे सॉल्वेंट में डाल दें जो कि नॉन पोलर है, तो क्या होगा कि ये आयोनाइज नहीं कर पाएगा। CX बॉन्ड जो है यहाँ पे वो क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अगर इसको हम लोग नॉन पोलर में डाल देंगे तो ये आयोनाइज ही नहीं कर पाएगा, तो SN1 रिएक्शन को फॉलो ही नहीं करेगा। ओके, और अगर इसमें पोलर में डाल देंगे तो ये तुरंत आयोनाइज कर जाएगा और हमारा डिज़ायर्ड कार्बोकेटाइन भी देगा। तो हमेशा हम लोग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में क्या पढ़ेंगे कि हमेशा हम लोग सॉल्वेंट पोलर लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज क्या लेते हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन द स्ट्रक्चर ऑफ सबसेट में हम लोग पता कर लिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है ऑर्डर इसका कार्बोकेटाइन का सबस्ट्रेट का। दूसरा हम लोग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में क्या देख लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा लेते हैं। तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप जो है ना वो हमेशा हर केस में सेम है। आप अभी SN2 रिएक्शन पढ़े थे, उसमें क्या था कि आयोडाइड का लिविंग ग्रुप निकलने का सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी थी, फिर ब्रोमाइड का, देन क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का, है ना। तो ये वाला जो ट्रेंड है वो सब में एक ही चलेगा। SN2 पढ़ लीजिए, SN1 पढ़ लीजिए, एलिमिनेशन में चलेंगे तो वहाँ भी देख लेंगे हम लोग कि किस तरह से ये लिविंग ग्रुप का जो है ऑर्डर होता है, ये सेम ऑर्डर है। तो इसमें भी SN1 रिएक्शन में भी जो है वो लिविंग ग्रुप का सेम ऑर्डर है। जितना ज़्यादा बेस जो है वो वीक होगा आफ्टर निकलने के बाद, वो क्या होगा, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो हमारा आयोडाइड जो है वो गुड बेस है, वीक बेस है निकलने के बाद, तो ये हमारा पहले निकल जाएगा लिविंग ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप। और आयोडाइड का साइज़ भी बहुत बड़ा है कार्बन के मुकाबले, तो जैसे ही सॉल्वेंट मिला इसको पोलर, तो वो यहाँ से पोलराइज कर जाता है, इसलिए टूट जाता है बॉन्ड। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी पढ़ लिए हम लोग, ये ऑर्डर है। और लास्ट पढ़ते हैं हम लोग साइज़ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग साइज़ के बारे में क्या पढ़ेंगे कि चूँकि हमारा जो कार्बोकेटाइन है, पहला स्टेप में हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करता है, सेकंड स्टेप पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल छोटा होगा, ठीक है, और अगर न्यूक्लियोफाइल बड़ा होगा, ठीक है, ये छोटा वाला न्यूक्लियोफाइल है, मान लेते हैं OH- है या फिर I- है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा कि इजीली यहाँ पे अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बना लेगा हमारा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो ज़्यादा हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और ये सिर्फ CH3 ही नहीं है। यदि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, इथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है R की जगह पे, ठीक है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो अगर हम लोग बड़ा बेस ले लेंगे तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, उसको बहुत रिपल्सन फील होगा। अगर हम लोग बड़ा बेस ले लेंगे तो ये कार्बोकेटाइन वहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन सब के भी आपस में जो चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसके सरफेस से फैला हुआ है, वो इसको रिपल्सन करेगा। लेकिन जब छोटा न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तो वो ईजिली अटैक कर जाएगा और डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लेगा। तो हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या पढ़ते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमेशा क्या होगा, स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज का। और दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का तो होना चाहिए, और चूँकि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ले
या वीकले न्यूक्लियोफाइल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी न्यूक्लियोफाइल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइज़ जो है वो फैक्टर करता है। तो साइज़ में क्या होगा, मेरा हमेशा छोटा साइज़ वाला ही अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, बड़ा वाला नहीं बनाएगा। तो ये हो गया सारा इसके फैक्टर्स। हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि इंट्रोडक्शन में इसके एसेंबल रिएक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, फिर मैकेनिज्म के बारे में जाना कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है ना, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। दूसरा में क्या जाना कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही क्या है, इसका RDS स्टेप है, यानी कि सब कुछ रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। चूँकि कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। सॉल्वेंट में हम लोग क्या लेते हैं कि सॉल्वेंट में हम लोग हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल में हमेशा साइज जो है होगा वो न्यूक्लियोफाइल का स्मॉल होना चाहिए। ओके, और फिर लिविंग ग्रुप में वही ऑर्डर है, आयोडाइड का, ब्रोमाइड का, क्लोराइड का एंड फ्लोराइड का। ठीक है, तो ये सारा बात हम लोग जाने। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि SN2 रिएक्शन हम लोग देख रहे थे कि इन्वर्जन हो रहा था कॉन्फ़िगरेशन का, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। चूँकि हमारा ट्रांजिशन स्टेट जो इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो क्या है, कार्बोकेटाइन है, और वो चूँकि प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल को दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करे, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो ये था हमारा SN1 रिएक्शन पे सभी बातें। तो आपको यदि अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस आए तो आपको पता चले। और जिस किसी भी चीज़ में इसमें समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।